हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड के कंप्लीट कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अभी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसका मैंने 2 यूनिट कंप्लीट करा करके आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तीसरा यूनिट। तीसरे यूनिट में बहुत सारे लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो देख सकते हैं आप, बिहार स्टेट पॉलिसीज ऑन लैंग्वेज इन एजुकेशन, यानी कि बिहार के स्टेट में एजुकेशन में कौन कौन सी लैंग्वेजेस को रखा जाएगा, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई है लैंग्वेज को लेकर के। समझ में आया कि बिहार स्टेट लैंग्वेज पॉलिसी इन एजुकेशन, इन एजुकेशन यानी कि एजुकेशन में बिहार की कौन कौन सी लैंग्वेज को लेकर के पॉलिसीज बनाई गई है उसको हम समझेंगे। इसमें 2 बातें हैं, देखिए, एक होता है आपका स्टेट पॉलिसी, दूसरा होता है आपका बिहार। ठीक है, दूसरा होता है बिहार स्टेट पॉलिसी इन एजुकेशन, लैंग्वेज को लेकर के स्टेट पॉलिसी, स्टेट लैंग्वेज पॉलिसी इन एजुकेशन एक बात हो गई। दूसरा हो गया कि बिहार यानी कि किसी भी राज्य को उन्होंने पॉइंट आउट करके बोला हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है पॉलिसीज को समझते हैं कि स्टेट पॉलिसीज को समझते हैं। स्टेट पॉलिसीज में किन चीजों को डिस्कस किया जाएगा, स्टेट पॉलिसीज में किन किन चीजों को रखा जाएगा। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है स्टेट लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, पहले समझिए स्टेट लैंग्वेज पॉलिसी। स्टेट लैंग्वेज पॉलिसी में किन किन चीजों को रखा जाएगा। जब हम स्टेट लैंग्वेज पॉलिसी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, हमारे माइंड में ट्रीलिंगुअल फॉर्मूला आता है, यानी त्रिभाषा सूत्र हमारे दिमाग में आता है। और उसकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है उसको अभी मैंने आपको पहले भी लेक्चर में समझाया है। और ये जो है आपका सेकंड यूनिट, सेकंड जो आपका पेपर है, सेकंड पेपर है आपका कंटेम्परेरी इंडिया, उसमें भी ये स्टेट पॉलिसीज को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, पिछले यूनिट में भी समझाया है। लेकिन मैं आपको यहां पर रिकॉल करा देता हूं, रिकॉल करा क्या करा देता हूं, ये जो आपका स्टेट पॉलिसीज है किस तरीके से बनाई गई है, कैसे कैसे चीजें फॉलो की गई है। देखिए यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो त्रिभाषा सूत्र है यानी कि ट्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, ये किस तरीके से आया है और इसमें किस किस चीजों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हो जाता है, भारत हमारा आजाद हो जाता है, तो 1948 में डॉक्टर ताराचंद्र कमेटी बनाई जाती है। डॉक्टर ताराचंद्र कमेटी जो है ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पर बाइलिंगुअल होकर के पढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बात आप ध्यान रखो, और 1854 में जब वोट डिस्पैच आता है, आपने पढ़ा होगा 1854 में जब वोट डिस्पैच आता है तो उस टाइम में कितनी यूनिवर्सिटीज थी, उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज थी। कौन कौन सी थी वो यूनिवर्सिटीज? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई यूनिवर्सिटी। इन तीनों यूनिवर्सिटीज में इंडियन लैंग्वेज को नहीं अप्लाई किया जाता था। जब यहां पर बात की जाने लगी कि 1948 में डॉक्टर ताराचंद कमेटी ने यह कहा कि बाइलिंगुअल होगा तो एक विदेशी भाषा और एक देशी भाषा, यानी कि मातृभाषा और एक विदेशी विदेशी भाषा को अप्लाई करने की बात कर रहे थे। जबकि हर जगह पर प्राथमिक लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को लिया जा रहा था। इसीलिए ये जो है पॉलिसीज बनाई गई जहां पर जो है ताराचंद कमेटी ने यह कहा कि बाइलिंगुअल होकर के पढ़ाना चाहिए, चाहे वो हमारा प्राइमरी हो चाहे वो हमारा सेकेंडरी हो, बाइलिंगुअल होकर के पढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो आता है आपका आता है 1952 में माध्यमिक शिक्षा विद्यालय आता है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विद्यालय कब आता है? 1952 में आता है शिक्षा विद्यालय। यहां पर जो है डॉक्टर मुदालियर जो है इनकी अध्यक्षता में यह आता है। और 1953 में ये भी कहते हैं कि बाइलिंगुअल होकर के ही पढ़ना चाहिए। उसके बाद में जैसे मैंने बताया 1854 में वो डिस्पैच आता है जब 3 यूनिवर्सिटीज होती है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आता है। और फिर 1919 में जाकर के इन्होंने ब्रिटिश राज्य में पहली बार भारतीय भाषाओं को शामिल करने की बात की। देख सकते हो आप 1919 में इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज्य में भारतीय भाषाओं को इंक्लूड करने की बात की। ठीक है ना। उसके अलावा जो है 1949 में फिर क्या आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आता है, जिसे विश्वविद्यालय आयोग बोलते हैं, जो डॉक्टर राधाकृष्ण के क्या कहते हैं अध्यक्षता में आया था। तो ये लोग ये क्या कहते हैं, इन पॉलिसीज की बात करते हैं कि किस पॉलिसीज में कौन से लैंग्वेज रखा जाएगा, कितने लैंग्वेज रखा जाएगा आपके प्राथमिक में, सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में, है ना, उच्च माध्यमिक में, इन सारे जो चीजों में है, इन सारे भाषाओं को, किन भाषाओं को इंक्लूड किया जाएगा। तो यहां पर इन्होंने बाइलिंगुअल होकर के पढ़ाने की बात की है। उसके बाद त्रिभाषा सूत्र को अप्लाई करने की बात की है। तो ये कमेटियां बात करती है इन पॉलिसीज के बारे में। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि इन्होंने जो बात कहा है कि बिहार स्टेट पॉलिसीज इन एजुकेशन, लैंग्वेज की जो पॉलिसीज होगी वो एजुकेशन में किस तरीके से होगी, बिहार स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब हम आते हैं बिहार पे कि किस तरीके से इसको समझिए। देखिए
1912 में बंगाल का जब विभाजन हो रहा था तो विभाजन के उसी टाइम में इसका जो है अस्तित्व आता है। हमारा बिहार जो है 1912 में बंगाल के विभाजन की वजह से बनता है। 1953 में इससे उड़ीसा अलग हो जाता है और सन 2000 में झारखंड इससे अलग हो जाता है। इतना समझ में आ गया हमारा बिहार का जो सन डेट है किस तरीके से हुआ। अब हम बात करते हैं, देखिए बिहार ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1950, ठीक है, बिहार ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1950। अब इसको समझिए कि क्या क्या चीजें हैं। 1950 में ऑफिशियल एक्ट बनाया गया था, उसमें किन किन क्या कहते हैं लैंग्वेज को रखा गया था। इसको समझने से पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं कि बिहार जो है किस तरीके से बना, बिहार में जो ऑफिशियल लैंग्वेज किस तरीके से पुट ऑन किया गया, कैसे कैसे लैंग्वेजेस को रखा गया, इसको पहले समझिए। देखिए अगर ऐतिहासिक तौर पर बिहार भाषा की उत्पत्ति को हम अगर देखेंगे ना तो बिहार में क्या कहते हैं मगध अपभ्रंश से ही मानी जाती है। यहाँ के जो भाषाएं हैं उसकी जो उत्पत्ति होती है बिहार के भाषाओं की, वो जो होता है वो किससे, मगध अपभ्रंश। अब ये अपभ्रंश क्या होता है, ठीक है, अपभ्रंश जो होता है, ये देखिए अपभ्रंश जो था, ये देखो इसको अपभ्रंश बोलेंगे, ठीक है। अपभ्रंश जो था ये 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक इसका जो है डेट माना जाता है। और ये अपभ्रंश एक भाषा होती है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की एक कड़ी है। अपभ्रंश क्या है, इन दोनों के बीच की एक कड़ी है और ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इससे भी पहले पाली और प्राकृत, पहले लैंग्वेज आता है पाली, उसके बाद पुराना पाली होता है, फिर प्राकृत पुराना आता है, उसके बाद अपभ्रंश आता है। तो ये कहता है कि इसकी जो उत्पत्ति है ना, बिहार के भाषाओं की जो उत्पत्ति है वो कहां से, मगध अपभ्रंशों से ही होती है। यहाँ के प्रसिद्ध नागरिकों में कौन कौन थे, कैथी लोग माने जाते हैं, मैथिली लोग माने जाते हैं, महाजन माने जाते हैं। और इनके भाषाओं की जो लिपि थी ना, इनके भाषाओं की लिपि क्या क्या थी, उड़िया थी, बंगाली थी, ठीक है, उड़िया और बंगाली थी, ठीक है। अब इसको समझो, देखो अब ये बात आती है कि बिहार में लैंग्वेज को लेकर के पॉलिसीज जो बनाई गई है कि एजुकेशन में कौन से लैंग्वेज को ऑफिशियल दर्जा दिया जाएगा, लैंग्वेज में किन लैंग्वेज को क्या कहते हैं कि एजुकेशन में किन लैंग्वेज को फॉलो किया जाएगा, उसको हम समझते हैं। देखिए ये जैसा मैंने बताया बिहार ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एक्ट जो है 1950 में जब ये आता है तो ये एक्ट ये कहता है कि हमारे बिहार में एजुकेशनल वे जो होगा, एजुकेशन में जो पॉलिसीज क्या कहते हैं लैंग्वेज को लेकर के बनाया जाएगा, वो पहला लैंग्वेज आपका कौन सा होगा, हिंदी होगा। और ये हिंदी लैंग्वेज को दर्शाता है संवैधानिक तरीके से आर्टिकल 346 में, 346 में, 347 में, 318 में ये चीज दर्शाया गया है कि जो पहला लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होगा बिहार का वो हिंदी रखा जाएगा, ठीक है ना। ये आर्टिकल कितना कहता है, 346, 347, 318 आर्टिकल ये कहता है कि बिहार का जो लैंग्वेज ऑफिशियल होगा एजुकेशन में वो हिंदी लैंग्वेज रखा जाएगा। उसके बाद में सेकेंडरी लेवल पर उर्दू लैंग्वेज को रखा जाता है। इतना समझ में आया कि ये जो दो भाषाएं हैं इनको फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज में रखा जाता है, ठीक है, सेकेंडरी लेवल में रखा जाता है। अब हम समझते हैं कि बिहार का जो पूरा का पूरा क्षेत्र होता है वो किस तरीके से मगध अपभ्रंशों से आकर के डेवलप करता है, ठीक है, और फिर किस किस लैंग्वेजेस के ज्यादा लोग बोलने वाले होते हैं और कौन कौन से लैंग्वेज को बाद में जो है क्या कहते हैं संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। अगर पूरे बिहार को हम बांटते हैं तो दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका बिहार का पूर्वी क्षेत्र होता है, एक होता है पश्चिमी क्षेत्र। यहां पर 3 भाषाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होती है, बहुत ज्यादा प्रचलित होती है और बहुत ज्यादा क्या होती है, पॉपुलर होती है। एक होता है आपका मगही भाषा, जो कहां आता है, पूर्वी बिहार में आपका मगही भाषा आता है, और दूसरा जो आता है आपका मैथिली। अब एक चीज याद रखना है आपको, मगही भाषा ने उतना डेवलप नहीं किया लेकिन मैथिली भाषा ने इतना ज्यादा डेवलप किया कि 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अकॉर्डिंग इसको मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यानी कि इसके इतने ज्यादा लोग बोलने वाले थे कि मैथिली को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अकॉर्डिंग इसको संवैधानिक दर्जा मिला। यह था पूर्वी बिहार में। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी बिहार में एक भोजपुरी भाषा है जो यहां पर प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। उसके बाद में आप अन्य
भाषाओं में अंगिका के लोग भी बोलने वाले हैं, अंगिका लैंग्वेज भी बोलने वाले होते हैं। ये उस टाइम की बात है। ये अभी अगर आप देखोगे तो मे बी कि इस विभाजन के बाद में ये लोग नहीं मिलते हैं, ये लोग नहीं बोलते हैं। मे बी कि आपको बॉर्डरों पे ये लोग कम से कम बोलने वाले मिलेंगे, लेकिन मैथिली, भोजपुरी ये भाषाएं आज के डेट में बहुत ज्यादा प्रचलित है। और इसी बिहार पर पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बिहार के एजुकेशन में हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जे के तौर पर देखा जाता है। अन्य भाषाओं में अंगिका हो गया। अंगिका जो है क्या कहते हैं, अंगिक क्या जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये बोला जाता है। ये जो है अंगिका जो है झारखंड में भी बोला जाता है। उसके अलावा क्योंकि ये जो बिहार के अगर भाषाओं की हम बात करेंगे ना, तो बिहार के भाषाओं में क्या कहते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। बिहार के भाषाओं में आपका बंगाल भी आता है, झारखंड भी आता है, उड़ीसा का भी क्षेत्र था एक, ठीक है ना, नेपाल का भी क्षेत्र आता है। तो आपको वहां पर नहीं देखना है, आपको यह देखना है कि यह जब विभाजन होकर के इस तरफ आया तो यहां पर अन्य भाषाएं कौन कौन सी बात तक भी बोली गई। ये था अंगिका, उसके बाद जो है बाजिका एक लैंग्वेज है, और उसके बाद जो है आपका सूरजपुरी एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। सूरजपुरी लैंग्वेज भी क्या कहते हैं बोला जाता था, ठीक है ना। तो ये सारी बोलियां जो है बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, यूपी में, नेपाल में, है ना, ये सारी बोलियां जो है बोली जाती थी। और इनमें से ऑफिशियल जो दर्जा मिला है, ऑफिशियल जो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन मिला है, वो इन्हीं लैंग्वेजेस को मिला है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, उर्दू को मिला है, और मैथिली को भी दिया गया है। तो ये था आपका बिहार के अकॉर्डिंग स्टेट, यानी बिहार स्टेट में जो पॉलिसीज बनाई गई है आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग, आपके क्या कहते हैं कि आपके एजुकेशन में कौन सा लैंग्वेज फॉलो किया जाएगा, इन सारे लैंग्वेजेस को फॉलो किया जाएगा। इन सारे लैंग्वेजेस को बोलने वाले आज भी है मौजूद, और ज्यादा से ज्यादा जितने लैंग्वेजेस बोलते हैं उन लैंग्वेज को देख करके ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन बनाया जाता है, ऑफिशियली शेड्यूल बनाया जाता है। तो यहां पर मैथिली को लेकर के बनाया गया है, और उसके बाद हिंदी और उर्दू को एक ऑफिशियली लैंग्वेज का दर्जा मिलता है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से बिहार स्टेट पॉलिसीज, लैंग्वेज इन एजुकेशन किस तरीके से बंटवारा होता है, और किस तरीके से इसमें क्या कहते हैं लैंग्वेज को पॉलिसीज में के थ्रू से अप्लाई किया जाता है एजुकेशन में। तो आई होप कि समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।